गुजरात में पोरबंदर में पिछले महीने पकड़े गए आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रांत से जुड़े संदिग्ध आतंकियों के केस में नया खुलासा हुआ है। अफगानिस्तान भाग रहे आतंकियों ने श्रीनगर में भारत पर हमले की सौगंध ली थी। एटीएस के पिछले दिनों हुई जांच में एक वीडियो सामने आया है। कसाब की तरह भाग रहे आईएस के आतंकियों ने भी ली थी भारत पर हमले की शपथ। गुजरात एटीएस ने पिछले महीने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के इंडियन मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। एटीएस ने बड़े ऑपरेशन में पोरबंदर से 4 संदिग्ध आतंकवादियों की धरपकड़ की थी। एटीएस की जांच से सामने आया कि इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस से जुड़े जिन 4 संदिग्धों को पकड़ा गया था, उन्होंने संगठन का झंडा लगाकर भारत पर हमले की शपथ ली थी। एटीएस को यह वीडियो एक आतंकी के वीडियो से मिला है। नाकामी और रुसवाई व जिल्लत का सामना करना पड़ेगा और हम अपने मकसद में कामयाब होकर अल्लाह ताला की रजा के मुस्तहिक ठहरेंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नुबायु अमीरुल मोमिनीन। गुजरात एटीएस की जांच में सामने आए वीडियो में चारों संदिग्ध आतंकी देश में हमला करने की कसम खा रहे हैं। एटीएस को जांच में यह भी पता चला है कि यह वीडियो गिरफ्तारी से 15 दिन पहले बनाया गया था। एटीएस ने 10 जून को पोरबंदर में 9 में से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद यह मामला एनआईए को चला गया था। भारत पर हमले की शपथ वाले वीडियो ने इस पूरे केस में नया मोड़ ला दिया है। गुजरात एटीएस के इनपुट पर ही यूपी एटीएस ने कार्यवाही शुरू की है और कई को पकड़ा है। एटीएस के अधिकारी ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच एनआईए के पास है। अभी तक की जांच में जम्मू कश्मीर, यूपी, तेलंगाना समेत गुजरात में इसकी लिंक मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। एकजुटता की कवायद में विपक्ष ने एक और कदम बढ़ा दिया है तो बीजेपी भी अपने गठबंधन का कुनबा बढ़ाने की ठान ली है। विपक्ष और बीजेपी के बीच कुनबा बढ़ाने की इसी कवायद का नतीजा है कि एक मीटिंग बेंगलुरु में तो दूसरी दिल्ली में हो रही है। विपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या? अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने का दावा कर रही है, तो लगातार 2 बार से मात खा रहा विपक्ष इस बार करो या मरो के मूड में दिख रहा है। विपक्ष को एड़ी चोटी का जोर लगाते देखकर बीजेपी ने भी अपने गठबंधन दलों का कुनबा बढ़ाने पर गंभीरता से कदम बढ़ा दिए हैं। विपक्षी बैठक के मुद्दे की बात करें तो कम से कम 450 सीटों पर महामंथन, बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारने की चर्चा, एक कॉमन वॉर रूम बनाना होगा, हर राज्य में एक संयोजक बनाया जाए, गठबंधन को विस्तार दिया जाए, यूपीए का नाम बदलने पर विचार, गठबंधन को नया संयोजक दिया जाए, हर मुद्दे के लिए अलग कमेटी का गठन करने हेतु चर्चा हुई। विपक्ष के सामने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव तैयार करने की पहाड़ जैसी चुनौती भी है। लोकतंत्र को खतरा, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और अमीरों की सरकार जैसे नैरेटिव चलते नहीं दिख रहे। ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी के टक्कर का कोई नेता नहीं होना विपक्ष की बड़ी कमियों में शुमार है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमान चांडी का मंगलवार को निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद 19 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। कितना दमदार था उनका राजनीतिक सफर। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमान चांडी का मंगलवार को निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद 79 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कर दिया। केरल की राजनीति में ओमान का कद काफी बड़ा था। वह 2 बार केरल के मुख्यमंत्री रहे और 12 बार विधायक चुने गए। अपने राजनीतिक सफर में उन्होंने और भी कई पदों पर रहकर काम किया। ओमान चांडी 1917 में पहली बार पुथुपल्ली सीट से चुनाव जीतकर केरल विधानसभा पहुंचे और 50 साल तक वहां एक भी चुनाव नहीं हारे। 2021 में उन्होंने अपना आखिरी चुनाव लड़ा था। 26 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था और 5 दशकों तक पुथुपल्ली सीट लगातार कांग्रेस के पास रही। हालांकि फिलहाल इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी ओमान चांडी के समय पर थी।
ओमान चांडी 2 बार केरल के मुख्यमंत्री चुने गए। उन्होंने 2004 से 2006 और 2011 से 2016 के दौरान सीएम पद की जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा 2006 से 2011 के दौरान ओमान केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। अपने राजनीतिक सफर के दौरान 2 घोटालों में भी ओमान चांडी का नाम सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाने के लिए आतंकवादियों की ओर से धमकियां मिलती रहती है। ताजा मामला महाराष्ट्र के मुंबई में पुलिस को मिली धमकी क्या है, किसने दी धमकी, आइए जानते हैं। मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक धमकी मिली है जिसमें कहा गया है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार उनके निशाने पर है। मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 26/11 जैसे आतंकी हमला करने की भी धमकी दी है। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 509(2) के तहत अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को अज्ञात शख्स ने धमकी दी है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार और मोदी सरकार निशाने पर है। धमकी देने वाले आरोपी ने मैसेज में आगे कहा कि कुछ जगह कारतूस और AK-47 है। इसके साथ ही मैसेज में मुंबई में 26/11 हमला दोहराने की बात भी कही गई है। मुंबई पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात शख्स की तलाश कर रही है। इस मामले में वर्ली पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 509(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाने के लिए आतंकियों की ओर से धमकियां मिलती रही है। अब महाराष्ट्र के मुंबई में पुलिस को मिली धमकी का मामला सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सीमा हैदर क्या सच में जासूस है? आईडी कार्ड में सामने आया बड़ा झोल, 2 पासपोर्ट भी मिले। क्या है सनसनीखेज खुलासा? पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर इन दिनों सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसी आशंका जता रहे हैं कि सीमा एक पाकिस्तानी जासूस है। इन्हीं आशंकाओं के बीच उत्तर प्रदेश की पुलिस अब सीमा की कुंडली खंगाल रही है, जिसके बाद हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब सीमा हैदर का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पुलिस को मिला है, जिसमें बड़ा झोल निकलकर सामने आ रहा है। एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के पिछले साल ही इश्यू हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार सीमा ने इतनी देरी से अपना पाकिस्तानी पहचान पत्र क्यों बनवाया। जांच एजेंसियों को ये बात हजम नहीं हो रही है। कार्ड पर सीमा का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2002 है, जिसके अनुसार सीमा की उम्र 18 जुलाई 2023 तक 21 साल 6 महीना 17 दिन है। कार्ड पर सीमा की फोटो भी है। सीमा इससे पहले भी 10 मार्च 2023 को पाकिस्तान से दुबई के रास्ते नेपाल पहुंची थी। यहीं पर सचिन से उसकी मुलाकात हुई थी। यहाँ पर दोनों ने एक होटल लिया था। होटल में रुकने के बाद सीमा वापस पाकिस्तान चली गई थी। सीमा का कहना है कि वह अपने प्यार सचिन के लिए भारत आई है, पर सच क्या, वह आने वाले समय में ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की प्रेम कहानी इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। इसी बीच मुरादाबाद में भी एक मां ने अपने बेटे की जान बचाने की गुहार लगाई है। क्या है ये नया मामला? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की रहने वाली जूली फेसबुक पर प्यार के बाद मुरादाबाद में रहने वाले प्रेमी अजय के पास आई। युवती ने प्रेमी संग विवाह रचा लिया और फिर कुछ समय बाद स्वदेश लौट गई। अजय को बांग्लादेश बुला लिया। जूली ने खून से लथपथ अजय का फोटो मुरादाबाद में रहने वाले परिजनों को भेजा है। पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है। मुरादाबाद में युवक की मां ने SSP को प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें फरियादी ने अपने बेटे को बांग्लादेश से वापस लाने के लिए मदद की मांग की है। उसका कहना है कि जूली अजय की शादी बाद दोनों बांग्लादेश जाते हैं। बाद में अजय का खून से लथपथ फोटो आता है। फरियादी महिला सुनीता का कहना है कि बेटे अजय का बांग्लादेश जाने के बाद फोन दोबारा आता है और वो अपनी मां से पैसों की मांग करता है और फोन कट जाता है। उसके बाद सुनीता के व्हाट्सएप पर बेटे अजय के खून से लथपथ फोटो आते हैं। अपने बेटे को वापस बुलाने के लिए मुरादाबाद SSP के यहाँ प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में हो रहे विपक्षी दलों के महाजुटान पर हमला बोला। उन्होंने इस बैठक को भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन करार दिया। विपक्ष को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या किया हमला?
पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में हो रहे विपक्षी दलों के महाजुटान पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने इस बैठक को भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन करार दिया। उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन के उद्घाटन समारोह में कहा कि ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। ये लोग आजकल बेंगलुरु में जुटे हैं। भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के 75 वर्षों में हमारा भारत कहीं से कहीं पहुंच सकता है। हम भारतीयों के सामर्थ्य में कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन सामान्य भारतीय के इस सामर्थ्य के साथ भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। इस मौके पर मुझे अवधी भाषा में लिखी एक कविता की पंक्ति याद आ रही है कि गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बिल्कुल सटीक बैठता है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के लोग अपनी दुकान खोलकर हमें रोकना चाहते हैं। वो भारत की बदहाली वाले लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा कि भ्रष्टाचार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। बात करें यूपी पॉलिटिक्स की तो रीता बहुगुणा के बेटे मयंक जोशी ने पिछले साल विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। सपा मीडिया सेल के ट्वीट से 2 सियासी संभावनाएं सामने नजर आ रही है। क्या अभिषेक बच्चन प्रयागराज सीट से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव? समाजवादी पार्टी के ट्वीट से संगम नगरी प्रयागराज की सियासत उलझ गई है। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन के लोकसभा चुनाव लड़ने की खबर को समाजवादी पार्टी ने खारिज कर दिया है। सपा के मीडिया सेल ने ट्वीट कर सफाई पेश की है। ट्वीट में प्रयागराज सीट से फिलहाल बहुगुणा परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिए जाने की बात कही गई है। सपा मीडिया सेल के ट्वीट ने बच्चन परिवार के चुनाव लड़ने की अटकलों को फिलहाल शांत कर दिया है, लेकिन एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी डॉक्टर रीटा बहुगुणा जोशी अभी प्रयागराज सीट से बीजेपी की सांसद है। रीटा बहुगुणा के बेटे मयंक जोशी ने पिछले साल विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। सपा मीडिया सेल के ट्वीट से 2 सियासी संभावनाएं सामने नजर आ रही है। अभिषेक बच्चन पर चली अटकलों के बीच कयास लगाया जा रहा था कि 2024 में 40 साल पुराना इतिहास दोहराया जा सकता है। बहरहाल बच्चन परिवार के चुनाव लड़ने की अटकलों और सपा मीडिया सेल के ट्वीट ने प्रयागराज की सियासत को और दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट,